गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले दो एक्सरसाइज में हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये डिटर्मिनेंट हमें क्या काम में आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल एक एप्लीकेशन है, वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डिटर्मिनेंट्स की, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है कि कैसे हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होता था वो हम लिखते थे हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इसकी जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आती थी वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो दरअसल ये जो एक्सप्रेशन है इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करें x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, अगर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको वही मिलेगा। आप जैसे फर्स्ट रो के इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर दें तो आप वही वैल्यू देख सकते हैं। जैसे x1 हाफ तो है ही, तो y2 माइनस y3 माइनस x2 करेंगे तो हमें मिलेगा y1 माइनस y3 प्लस x3 करेंगे तो मिलेगा y1 माइनस y2। तो ये दरअसल में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही है। यानी कि अब हम समझ गए हैं कि अगर हमें एक ट्राइंगल दिया जाता है जिसके वर्टिसेस दिए जाते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो उस ट्राइंगल का एरिया इस डिटर्मिनेंट से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब उस ट्राइंगल का ये एरिया है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। अब इसी के साथ एक और बात उठती है कि अगर ये तीन पॉइंट्स जो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हमें गिवन है, अगर ये एक ही लाइन में आ जाएं, कोलिनियर हो, तो उस समय क्या कंडीशन बनेगी। तो आप जानते हैं अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में यानी कोलिनियर बन जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो ट्राइंगल बनेगा थ्योरेटिकली, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। यानी थ्योरेटिकली वी कैन से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। तो यानी ये एक्सप्रेशन 0 होगा। तो इफ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन इन दिस केस तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, लेकिन अब 1/2 तो 0 होगा नहीं, तो यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 होगी। तो आपको कभी भी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो सिर्फ इतना प्रूव करें कि जो डिटर्मिनेंट है ये x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आप 0 प्रूव कर दें। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो एक्सरसाइज 4.3 में है। तो आइए 4.3 से जो प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं जहां हमें 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो जो वर्टिसेस हैं वो मैं ले रहा हूं 1 0 6 0 और 4 3। तो 3 ये वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2, अब x1 यानी 1, y1 0, x1 y1, फिर यहाँ लेना है हमें 1। इसी तरह से x2 y2 1, x3 y3 1। अब आप इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें कोई प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहिए तो प्रॉपर्टी का यूज़ करें, आप सीधा करना चाहें सीधा करें। तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं अलोंग सेकंड कॉलम। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C2 हमने करा, तो 2 तो यहाँ 0 हमें मिल ही गए हैं, तो इसलिए काम आसान हो गया। तो 1/2 इंटू, तो यहाँ पर 3, अब 3 के साथ आप साइन देखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यानी -3। अब -3 के साथ में जो एलिमेंट बचेंगे तो ये इसकी कॉलम में आने वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं इसके रो में, तो 1 6 1 और 1, तो ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स बच गए हैं। तो ये होगा 1/2 इंटू -3 और 1 - 6, तो 1/2 इंटू -3 इंटू -5 यानी 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है इस ट्राइंगल का एरिया। अब क्योंकि आप 10th में भी पढ़ चुके हैं कि जब आप किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं तो आप किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। किसी और रेगुलर पॉलीगन हो या सिंपल पॉलीगन हो जिसके वर्टिसेस गिवन हो, तो आप उसको डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, बाकी दोनों पार्ट्स आप आराम से कर लेंगे। अब उसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है A और B + C, दूसरा है B और C + A, तीसरा है C और A + B। तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। तो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अभी हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसे 0 के इक्वल प्रूव करें। तो इसके लिए आप चाहे तो एक्सपेंड कर दें या कोई प्रॉपर्टी लगा दें। तो यहाँ प्रॉपर्टी अगर हम लगा देंगे तो काम आसान हो जाएगा। C1 में C2 को हम ऐड कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बनेगी A + B + C, B + C + A और C + A + B, B + C, C + A, A + B और 1 1 1। आप A + B + C को कॉमन ले सकते हैं। जब A + B + C को ले लेंगे कॉमन तो हमारे पास डिटरमिनेंट बचेगा 1 1 1, B + C, C + A, A + B और फिर एक बार 1 1 1। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये कोलिनियर है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे जिसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। हम कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है। तो यहां एक वर्टेक्स इन फॉर्म ऑफ k है, तो पॉइंट्स हैं K0, 4 0 और 0 2।
ये 3 पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और उस ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे हिसाब से होगा दैट विल बी 1/2 के 0 1, यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। तो एक्सपेंड जब हम करेंगे हम करते हैं सेकंड कॉलम के अलावा। तो 1/2 2 इंटू, अब इसकी रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो छोड़ देंगे, कॉलम में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी छोड़ेंगे, के 4 1 1, ये डिटरमिनेंट बचेगा। तो 1/2 इंटू 2 और k -4, यानी कि k -4 है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। लेकिन हमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, असल में हमें जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन मिले उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें और नेगेटिव क्वांटिटी हमें आंसर के फॉर्म में मिल जाए, जैसे -28 हो गया। लेकिन आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो उस समय हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर भी क्योंकि k -4 हमें मिल रहा है और हमें मालूम भी नहीं है कि k अननोन क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप हमेशा ही एब्सोल्यूट वैल्यूज लें इसकी। और अब हमें गिवन है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स है, यानी k -4 4 के इक्वल। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जब भी आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाएंगे तो दूसरी साइड में आप प्लस और माइनस 2 साइन यूज करेंगे। अगर आप पॉजिटिव साइन यूज करते हैं तो k -4 की वैल्यू 4 होगी, और अगर आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे k -4 की वैल्यू -4, तो k की वैल्यू या तो 8 होगी या k की वैल्यू 0 होगी। तो k की 2 वैल्यूज यहाँ पॉसिबल हैं। k हो सकता है 8 हो और हो सकता है 0 हो। दोनों ही परिस्थितियों में एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स होगा। अब इसी प्रकार से एक और पार्ट यहाँ गिवन है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी 2 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है 1 2 और दूसरा है 3 6, 1 2 और 3 6। तो हमें फाइंड करना है कि एक ऐसी इक्वेशन, ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट से होती हुई जाती है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं 1 2 3 6, तो इन दोनों से जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। तो क्योंकि लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, मान लेते हैं यहाँ एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो तो 3 पॉइंट्स हमें गिवन हैं ये कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर हो गए तो कोलिनियरिटी की कंडीशन हमें पता है। तो इफ पॉइंट्स 1 2 3 6 and x y lie on same line, then area of triangle यानी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो क्योंकि छोटा सा ये डिटर्मिनेंट है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही इसको एक्सपेंड कर दें। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 6 - y से।
-2 का, अब -2 के लाइन में आने वाले सभी एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो -2 के साथ आएगा 3 - x, उसके बाद में 1 × 3y - 6x = 0। यानी आप सॉल्व कर लें, 6 - y -6 + 2x + 3y - 6x = 0। तो 6 और -6 का सम तो हो गया 0। अब मेरे पास x वाली जो टर्म है 2x और -6x यानी -4x और 3y - y यानी 2y - 4x = 0। तो ये जो इक्वेशन है 2 से डिवाइड करने के बाद y - 2x = 0 भी लिख सकते हैं या y = 2x इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये इस लाइन की इक्वेशन है, आप इसको सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं क्योंकि 1 2 एक पॉइंट है, जब x 1 है तो y 2 है, जब x 3 है तो y 6 है, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करते हैं। तो अब आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है वो सही है या नहीं है। अब इसी एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो हालांकि मल्टीपल चॉइस है, लेकिन 3 वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। जो 3 वर्टिसेस हैं वो हैं 2 - 6, 5 और 4, k और 4। ये 3 वर्टिसेस हैं और ये जो 3 वर्टिसेस हैं ये मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं और उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट्स है। तो हमें बताना है कि इनमें से k की वैल्यू कौन सी होगी। तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाफ ऑफ 2 - 6 1, 5 4 1, k 4 1 और ये 35 के इक्वल है। यानी हाफ ऑफ 2 × 4 - 4 यानी 0, माइनस ऑफ -6 यानी +6, तो 5 - k +1 × 20 - 4k और ये 35 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करते हैं तो 1/2, ये दोनों तरफ आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास बचेगा 0 + 30 - 6k + 20 - 4k और ये 35 × 2 यानी 70 हो जाए। तो 50 - 10 के 70 के बराबर है। आपको ये जो अननोन क्वांटिटी है वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ रखनी है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 50 - 10 के 70 यानी 50 - 10 के ±70 यानी कि 50 - 10 के या तो +70 होगा या 50 - 10 के -70 होगा। सॉल्व करते हैं तो -10k की वैल्यू 20 होनी चाहिए या k की वैल्यू -2, -10k की वैल्यू -120 यानी k की वैल्यू होनी चाहिए 12। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, k की वैल्यू -2 और k की वैल्यू 12। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं। k की वैल्यू 12 दी हुई है, लेकिन k की वैल्यू खाली 12 ठीक नहीं है, k की वैल्यू -2 भी है। एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि k की वैल्यू -2 है, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि k की एक और वैल्यू है। तो तीसरा जो ऑप्शन है उसमें दोनों वैल्यूज दी हुई हैं लेकिन वो नेगेटिव हैं, तो वो आंसर ठीक नहीं है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है उसमें दोनों वैल्यूज k की हमें गिवन है कि k 12 भी है, k -2 भी है।
तो यही ऑप्शन इसका सही भी है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगाना लेना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, ये तो था डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जहां हम एक और कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम यहां पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है ये माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या है। माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट शुरुआत करते हैं हम सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से। एक डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, मान लीजिए हम एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 2 - 4 6 3 और मुझे इसके सभी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करने हैं। तो माइनर का मतलब है कि जिस भी एलिमेंट का माइनर हम फाइंड करें उसकी रो में और उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको छोड़ दें और जो बाकी एलिमेंट बच जाता है वही उस सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर होगा। जैसे हम शुरू करते हैं कि भाई 2 का माइनर क्या हो। अब 2 दरअसल इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी इसे हम A11 कह सकते हैं। तो जिसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर होगा उसे हम कहते हैं कैपिटल M11। तो M11 से डिनोट करते हैं। अभी होगा कितना, आप इसकी रो में यानी इसके कॉलम में और इसके रो में जो भी एलिमेंट आते हैं उन्हें छोड़ दें और जो बच जाता है वही इसका माइनर है, यानी 3 इसका माइनर। इसी तरह से M12 का माइनर ऑफ -4, तो माइनर ऑफ -4 यानी 6 होगा। अब 21 का माइनर देखें, जिसे हम M21 से डिनोट करें, तो 21 का माइनर कौन होगा, -4 होगा। 2 का माइनर कौन होगा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, एक ही एलिमेंट बचेगा और वो होगा 2। तो ये तो था कि सेकंड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के माइनर कैसे फाइंड करेंगे। तो बड़ा आसान काम है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के माइनर्स को हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं एक्सरसाइज 4.4 से ही क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं, जहां 2 क्वेश्चन हमें दिए हैं। सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2। तो हर एलिमेंट का हमें यहां माइनर बताना है कि माइनर होगा कितना। मैं पहले इस एलिमेंट का माइनर यानी A11 का माइनर फाइंड करता हूं। तो M11 होगा। अब इसकी रो में और कॉलम में जो एलिमेंट आते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो इसकी रो में और कॉलम में जब एलिमेंट आए उन्हें छोड़ा हमने, तो ये छूट गया और ये छूट गया। 5 1 -1 और 2, ये 4 एलिमेंट से बना हुआ एक डिटर्मिनेंट हमें मिला। इसकी जो भी वैल्यू होगी ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर होगा, यानी 5 × 2 आपको वैल्यू फाइंड करना आता है 10 -1 यानी 10 + 1 11। ऐसे ही आप M12 का M12 फाइंड कर सकते। तो M12 क्या होगा,
इसके कॉलम में आने वाले एलिमेंट छोड़े, रो वाले छोड़े, तो 3 0 -1 2 वैल्यू फाइंड करी। 3 × 2 6 -0 यानी कि 6। इस तरह से आप किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग माइनर फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं अब मैं M23 फाइंड करता हूं, सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर, यानी -1 का जो माइनर है वो हम फाइंड करेंगे। तो आप ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, 1 0 0 और 1, ये 4 एलिमेंट से बना हुआ डिटरमिनेंट हमें मिलेगा और इसकी वैल्यू हम ढूंढ लेंगे। 1 - 0 यानी 1। थर्ड रो से भी एक एलिमेंट ले लेते हैं कोई, मान लीजिए हम लेते हैं M33। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में यानी 2 का हमें माइनर फाइंड करना है, तो ये दोनों छोड़ देंगे। 1 3 0 और 5 और वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 - 0 यानी कि 5। तो ये तो था माइनर कैसे फाइंड करें सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट से। अब बारी आती है कि भाई कोफैक्टर क्या होता है और कोफैक्टर फाइंड कैसे करते हैं। मैं पहले कोफैक्टर लेता हूं एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के, कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट। मान लीजिए हमें 2 3 4 5 करके एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हमें इसके सभी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करने। तो दरअसल कोफैक्टर माइनर के न्यूमेरिकली इक्वली होता है। फर्क अगर होगा तो सिर्फ साइन का हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि माइनर और कोफैक्टर एग्जैक्टली सेम हो। कब सेम होंगे, कब डिफरेंट होंगे, उसको हम देखते हैं। असल में जो कोफैक्टर है, या तो आप इसको C से डिनोट कर दें या कैपिटल A से कर दें, और ये असल में उसी फैक्टर के जो माइनर है उसको -1 I+J से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है। जैसे मैं अगर कोफैक्टर ऑफ 2 यानी इसकी पोजीशन 1 1 है, C11 कह दें या A11 भी आप इसको कह दें, तो इसका जो माइनर होगा दैट विल बी 5। अब -1 के ऊपर आपको पावर लगानी है 1 + 1 यानी -1 पर 2, और -1 पर 2 का मतलब हो गया 1 और ये हो गया 5। अब A12 क्या हो? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो? तो पहले हम इसका माइनर फाइंड करते हैं। माइनर होगा 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 ⁻1 + 2। अब -1 पर पावर होगी 3, दैट विल बी ऑड यानी वैल्यू होगी -1 × 4 यानी -4। ऐसे ही A21 क्या होगा? तो A21 होगा 3, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना? -1 × 2 + 1 से, यानी ये ऑड पावर है, तो -1 पर ऑड पावर यानी -1, तो -3। और A22 इसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है इसका माइनर हुआ 2, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 ⁻2 + 2 से यानी कि 2 से। तो ये है माइनर और कोफैक्टर का रिलेशन। तो ये तो हमने करा था सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के साथ। अब हम बात करेंगे, अगर मान लो हमें थर्ड ऑर्डर का ही कोई डिटरमिनेंट दे दिया जाता है तो हम कैसे उसके कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। तो जैसे हम वापस इसी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात कर लें और अब हम इसी के कोफैक्टर्स फाइंड करें। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका
कोफैक्टर क्या होगा। अब क्योंकि आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर सबस्क्रिप्ट का सम यानी 1 + 1 ये एक इवन नंबर है तो कोफैक्टर और माइनर सेम ही होंगे, तो A11 इतना ही होगा, यहां पर 11। A12 क्या होगा, क्योंकि 1 + 2 एक ऑड नंबर है, तो जब भी सबस्क्रिप्ट का सम एक ऑड नंबर आए तो आप उस कॉरस्पॉन्डिंग माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -6। ऐसे ही 823 कितना होगा, 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है, तो -1 × 1 दैट इज -1। A33 क्या होगा, 3 + 3 6 है, इवन नंबर है, तो 1 × 5 दैट इज 5। तो इस तरीके से हम किसी भी डिटरमिनेंट का, क्योंकि आमतौर पर तो हमें सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट ही गिवन होते हैं, उन्हीं के माइनस और कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं सीधे तौर पर भी। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोफैक्टर फाइंड करने हैं, और वो भी सेकंड रो के। एक्सरसाइज 4.4 का ये डिटरमिनेंट है 5 3 5 5 3 8 है, फिर 2 0 1 और 1 2 3। तो अब मुझे इसके सेकंड रो वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर फाइंड करने। अब सीधे हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो आप A21 का फाइंड करें कोफैक्टर। तो इसके लिए आप ऐसा करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी रो में सारे एलिमेंट आप छोड़ दें, कॉलम वाले भी छोड़ दें, 3 2 8 3। अब शुरुआत से ही आप साइन लगाने का अभ्यास करें। 2 + 1 3 होगा, तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर होगा -1 × 9 - 16, तो -7 × -1 दैट इज 7। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम, इन दोनों का सम 2 + 2 4 है, इसलिए ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप ये छोड़ेंगे, और ये तो आपको छोड़ना ही है। 5 1 8 3, ये हमारे पास 4 एलिमेंट बचते हैं, इनकी वैल्यू इस डिटरमिनेंट की 15 - 8 यानी कि 7। अब A23, यहाँ पर 2 + 3 सबस्क्रिप्ट का सम है 5 जो है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो -1 × बाकी देखते हैं, तो 1 की रो में आने वाले एलिमेंट हमने छोड़े, कॉलम वाले छोड़े, तो 5 1 और 3 2, ये 4 एलिमेंट वाला डिटरमिनेंट बना। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो -1 10 - 3 यानी कि -1 × 7 दैट इज -7। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर सीधा ही फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसके अंदर भी यही काम हमें दिया हुआ है कि आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें हमें ये प्रूव करना है कि हम कैसे किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक डिटरमिनेंट हमें गिवन है, और डिटरमिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो किसी डिटरमिनेंट की विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें अपना एक्सपेंशन का तरीका याद करना होगा। आपको याद होगा कि हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। A11
इनटू, अब इसकी रो में आने वाले एलिमेंट्स को और कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स को हम छोड़ देते हैं, तो ये होगा A22, A32, A23 और A32, और हमने बताया था कि इसको हमें प्लस से मल्टीप्लाई करना। फिर अगला एलिमेंट लेते हैं A12, लेकिन इसको हमने बताया था माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, A21, A31, A23 और A33, फिर प्लस A13 और इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे ये 4 एलिमेंट, A21, A31, A22 और A32। अब क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय हमने कोफैक्टर और माइनर्स के बारे में नहीं पढ़ा था, जिस समय हमने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखा। लेकिन अगर अब आप क्योंकि कोफैक्टर्स के बारे में समझ चुके हैं, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन वास्तव में कोफैक्टर ऑफ A11 है, तो इसे हम लिख सकते हैं A11 इंटू A11, यानी इसका कोफैक्टर। इसी तरह से ये A12 के साथ में जो माइनस का साइन है और साथ में डिटर्मिनेंट है, ये दरअसल A12 का डिटर्मिनेंट ही है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं A12 इंटू A12 कैपिटल, और इसी तरह से जो थर्ड टर्म है उसे मैं लिख सकता हूं A13 इंटू A13। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक तरीका है, यानी हमने क्या किया है कि हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को लें और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक जनरल तरीका होता है किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने का। तो आप याद रखें कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट लें, उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर पाएं। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मैं एलिमेंट लेता हूं फर्स्ट रो के और सेकंड रो के कोफैक्टर्स ले लेता हूं कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ही 0। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, प्रूव करके भी देख सकते हैं। तो आज आप लोग माइनर्स कोफैक्टर्स फाइंड करने की खूब अच्छे तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब ये जो आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे इनको हम अगली एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।